Dear students, today we are going to read the essay Indian Civilization and Culture written by महात्मा गांधी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आप लोगों के सिलेबस में रेनबो पार्ट 2 के सिलेबस में है, इस बुक के जो पहले पार्ट हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उनको हम लोग आज लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझेंगे पूरे विस्तार से। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं महात्मा गांधी, सबसे पहले महात्मा गांधी के विषय में दो चार पंक्ति हम लोग जान लें। सबसे पहले महात्मा गांधी, यही महात्मा गांधी जी हैं और महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है और इसका जो डेथ हुआ है 1948 को हुआ है। यहां लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. महात्मा गांधी का वैसे तो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिसको कि हम लोग लोकप्रिय जो रूप से जो जाने जाते हैं गांधी जी, ये बापू के नाम से विश्वविख्यात हैं और इंग्लिश में इन्हें हम लोग फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इसका क्या मतलब हुआ? स्पिरिचुअल लीडर, ये आध्यात्म नेता थे, आध्यात्म नेता, स्पिरिचुअल लीडर आध्यात्म नेता थे। देन अ पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ से ज्यादा या आम नेता से ज्यादा ये आध्यात्म नेता थे। He successfully used truth and non-violence as a chief weapon against the British rule in India. He successfully used truth and non-violence. ये truth and non-violence, सत्य और अहिंसा, as the chief weapon. Weapon means होता हथियार, weapon means हथियार, against the British rule. British rule माने हो गया ब्रिटेन का जो शासन था, अंग्रेजों का जो शासन था, उनके विरुद्ध इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन माने प्राप्त करना, इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता। चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग खोज लेते हैं। गांधी जी सफल रूप से, सफलतापूर्वक उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना मुख्य हथियार बनाया और मुख्य हथियार बनाता है। किसके विरुद्ध मुख्य हथियार बनाया? तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ उन्होंने सत्य और अहिंसा को एक मुख्य हथियार बनाया और यह हथियार भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भी मदद किया है। क्लियर हो गया? फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेटेड मींस होता है, डोमिनेट करना मींस भारतीय राजनीति पर इसका डोमिनेट बना, एकाधिकार या अधिकार या कह लीजिए बहुत चर्चा में थे। 1915 से लेकर के 1948 तक गांधी जी भारतीय राजनीति में छाए हुए थे, डोमिनेट कर रहे थे, अर्थात उस पर अपना वर्चस्व कायम था उनका। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक 30 जनवरी 1948। जानिए उनका जो देहांत होता है, उनका देहांत 30 जनवरी 1948 को होता है। किसी एक फेनेटिक जो कि कुछ उन्मादी लोग थे, उनके हाथों 30 जनवरी 1948 को होता है। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। आत्मकथा किसको कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं जो खुद के विषय में लिखा जाए, आत्मकथा, आत्मकथा। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का मतलब हो गया, यही ऑटोबायोग्राफी है, उनकी एक किताब है। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master
ऑफ चेस्ट आइडेमेटिक इंग्लिश। मतलब जान लीजिए, गांधी जी एक आत्मकथा लिखे हैं, जिस आत्मकथा का नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जो इंग्लिश में है। उसका हिंदी रूपांतरण भी बाद में हुआ है, अभी उपलब्ध होगा, आप लोग भी पढ़ सकेंगे। और उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। आर्टिकल माने होता है लेख, कुछ लेख लिखे हैं। कहां लिखे हैं लेख? तो यंग इंडिया नाम के मैगजीन में। कहां लिखे हैं? यंग इंडिया नाम के मैगजीन में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे, बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और उन्होंने जो भाषण दिया है डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर, डिफरेंट डिफरेंट अवसर पर भाषण दिया है, तो यह उनका खुलासा करता है या उनके विषय में बताता है कि गांधी जी एक ओरिजिनल थिंकर थे, एक असली विचारक थे। और गांधी जी को अंग्रेजी के ऊपर एक विशेष पकड़ थी। इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि गांधी जी अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान भी थे। तो अभी आपने महात्मा गांधी जी के विषय में ढेर सारी बातों को देखा। अब हम लोग बुक के एक एक लाइन को फर्स्ट पैराग्राफ से देखेंगे। देखिए, चलते हैं पैराग्राफ 1 में। आई बिलीव दैट, आई बिलीव मीन्स विश्वास करना। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। इवॉल्व मीन्स होता है डेवलप करना, डेवलप यानी विकसित करना। तो आई बिलीव दैट, मेरा विश्वास है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, मेरा विश्वास है कि जिस सभ्यता का विकास भारत ने किया है, जिस सभ्यता को भारत ने या भारत के लोगों ने जो विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। बीट मीन्स होता है, वैसे तो पीटना भी मीनिंग होता है, बीट माने चुनौती देना भी होता है, बीट माने हराना भी होता है। तो जिस सभ्यता का विकास भारत या भारत के लोगों ने किया है, उसे संसार में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसे संसार में हराया नहीं जा सकता है। यानी उसके मुकाबले कोई भी सभ्यताएं नहीं आ सकती है इस दुनिया में। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। सीड मीन्स होता है बीज, सोन माने रोपना, एंसेस्टर माने होता है पूर्वज, फोर फादर, फोर फादर माने होता है पूर्वज। तो कहते हैं कि नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों के द्वारा रोपे गए जो बीज हैं वो काफी गहरे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता के बीज लगाए हैं वो काफी गहरे हैं। आगे कहते हैं गांधी जी कि रोम वेंट, रोम चला गया, रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट। ग्रीस का भी वही हासिल हुआ। ग्रीस किसको कहते हैं? ग्रीस एक देश का नाम है जिसको कहते हैं हम लोग यूनान। रोम, रोम भी एक देश ही है, आजकल इसका नाम इटली हो गया है। इटली कहते हैं कि रोम वेंट, रोम चला गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट, और कहते हैं ग्रीस का भी वही हश्र हुआ, वही भाग्य हुआ। द माइट ऑफ द फराहोज वॉज ब्रोकन, और कहते फराहो की शक्ति नष्ट हो गई। माइट माने शक्ति होता है, ताकत। फराहो की शक्ति, फराहो किसको कहते हैं? फराहो होता है रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट मीन्स होता है मिस्र, अर्थात मिस्र के शासक। मिस्र के शासक को हम लोग कहते हैं फराहोस। जिस प्रकार से हम लोग रूस के शासक को कहा करते थे जार, रूस के शासक को हम लोग जार कहते थे, CZAR, जार। रूस के शासक को हम लोग कहते थे जार। ठीक उसी प्रकार से इजिप्ट के जो रूलर्स हुआ करते थे, मिस्र के जो शासक हुआ करते थे, उनको हम लोग फराहो कहा करते थे। चलिए, गांधी जी कहते हैं रोम वेंट, अरे रोम चला गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट, यूनान का भी वही हश्र हुआ। माइट ऑफ द फराहोज वाज ब्रोकन, मिस्र के शासकों की शक्ति नष्ट हो गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड,
जापान पश्चिमीकृत हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के विषय में तो पूछिए ही मत। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। क्या मीनिंग हुआ? वैसे तो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं थी, जैसे द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, द सिविलाइजेशन ऑफ अरब, अरब की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, ग्रीस में ही आपको एटिक सिविलाइजेशन थी, रोम की सभ्यता, चीनी सभ्यता, जापान की सभ्यता, और भी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता, विश्व में बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं थी उन दिनों। लेकिन सारी सभ्यताएं धीरे धीरे नष्ट हो गई। किसी किसी सभ्यता का तो अपना रूप ही बदल गया, स्वरूप बदल गया, परंतु इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जो है वो आज भी जीवित है। तो यहीं पर गांधी जी कहते हैं कि रोम वेंट, अरे रोम चला गया। इकबाल की भी एक पंक्ति है, मोहम्मद इकबाल की एक पंक्ति है, कहते हैं कि यूनानो मिस्त्रो रोमा, यूनान तो यही हुआ ग्रीस, मिस्त्रो यही फराहो की शक्ति, रोमा रोम, कहते हैं कि यूनानो मिस्त्रो रोमा सब मिट गए जहां से, जहां से इस संसार से सब चला गया। यूनानो मिस्त्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। वही तो यहां गांधी जी कह रहे हैं कि रोम वेंट, रोम चला गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट, द माइट ऑफ द फराहोज वाज ब्रोकन, फराहो की शक्ति नष्ट हो गई, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान भी पश्चिमीकृत हो गया, बदल गया। चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के विषय में भी कुछ मत पूछो, ये भी बदल गया। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी है, समहाउ और अदर, किसी न किसी प्रकार से साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर अस्थिर है, अपनी नींव पर जमा हुआ है, आज भी जीवित है भारत। चलते हैं आगे, अगला पेज है द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, पीपल ऑफ यूरोप मीन्स यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, which exist no longer in their formal glory। यहां तक मीनिंग देखते हैं हम लोग। पीपल ऑफ यूरोप मीन्स होता है यूरोप के लोग, लर्न माने सीखते हैं, यूरोप के लोग सीखते हैं, सीख रहे हैं या सीखे हैं। लर्न फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम के लोगों से लिखना सीखे हैं और सीख रहे हैं। यूरोप के लोगों के, यूरोप के जो लोग हैं, ग्रीस और रोम के लोगों के लेखन से लिखना पढ़ना सीख रहे हैं। which exist no longer in their formal glory, माना पूर्व का गौरव, पूर्व का गौरव। उस ग्रीस और उस रोम से यूरोप के लोग लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, जो ग्रीस और रोम अपने पूर्व के गौरव को खो चुके हैं। रोमन सभ्यता समाप्त हो गई, यूनान की सभ्यता समाप्त हो गई, और उनसे ये लोग अब कुछ सीख रहे हैं। बताइए, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियन इमेजिन, इमेजिन माने कल्पना करना, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस और रोम, और अवॉइड माने रोकना, और उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपियन लोग रोकना, यूरोपियन लोग ये कल्पना करते हैं कि जो गलती ग्रीस और रोम के लोगों ने किया है, उसके गलती को वे रोक लेंगे। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, ऐसी तो उसकी दुखदाई स्थिति है। देखिए, यूरोप के लोग
गलत सीख रहे हैं, जिसकी सभ्यता नष्ट हो गई उनको वो फॉलो कर रहे हैं और कहते हैं कि जो गलती उसने किया है वो गलती को मैं रोक दूंगा। गलत सीख रहे हैं और गलत को रोक देंगे। पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो। गांधी जी कहते हैं अगले पैराग्राफ में, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। कहते इन सबों के बीच भारत इमोवेबल है। इमोवेबल मीन्स होता है अस्थिर। भारत अस्थिर है एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही तो इसका गौरव भी है। हर क्यों आया? हर आया है इंडिया के लिए। इंडिया को यहां पर माता माना गया है, भारत माता, इसीलिए स्त्रीलिंग के वजह से यहां हर का इस्तेमाल हुआ। तो कहते हैं कि भारत अस्थिर है और यही इनका मीन्स भारत का क्या है? ग्लोरी है, गरिमा है, गौरव है। आगे कहते हैं इट इज अ चार्ज मीन्स आरोप। चार्ज मीन्स आरोप होता है। कहते हैं ना कि इस केस में उस पर कौन सा चार्ज लगा, तो चार्ज मीन्स होता है आरोप। यहां आरोप बोलेंगे। एक चार्ज, मोबाइल भी चार्ज करते हैं, वो एक अलग चार्ज है, ठीक है। यहां आरोप मीनिंग होगा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। भारत के ऊपर एक आरोप लगता रहा है, एक आरोप लगता रहा है हमेशा से, दैट हर पीपल, उनके लोग अर्थात भारतीय, भारत के लोग आर सो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य। भारत के ऊपर हमेशा से एक आरोप लगता रहा है कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी, स्टोलिड हैं, हठी, जिद्दी, that it is not possible to induce them to adopt any change। यहां इंड्यूस माने होता है प्रेरित करना। इंड्यूस मीन्स प्रेरित करना, प्रेरित करना। एडॉप्ट माने ग्रहण करना, एडॉप्ट मीन्स ग्रहण करना, चेंज माने बदलाव। चलिए इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं। भारत पर हमेशा एक आरोप लगता रहा है कि यहां के लोग जो हैं असभ्य हैं। भारत पर हमेशा आरोप लगता है कि यहां के लोग असभ्य हैं, जंगली हैं, जाहिल हैं, रहन सहन नहीं आता है, अज्ञानी है, और कहते हैं हठी है, और इनको प्रेरित कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये लोग अपने में बदलाव नहीं लाते हैं। बदलाव लाने के लिए अगर इसको प्रेरित भी किया जाए तो ये लोग बदलते नहीं हैं। लकीर का फकीर है इंडिया का लोग। बाहर के लोग हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं कि यहां का आदमी ठीक नहीं है, ये लोग कुछ बदलाव लाते ही नहीं है। मैं क्या हम लोग बदलाव लाएं? हमारी सभ्यता में कुछ कमियां रहेगी तब तो हम लोग अपने में बदलाव लाएंगे। हमारी सभ्यता तो विश्व में सबसे अच्छी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमारी सभ्यता तो हर दृष्टिकोण से अच्छा है, जिसको हम लोगों ने अनुभव के कसौटी पर तराश के बनाया गया है इनको। हमारे यहां तो भोजन करने के बाद एक गिलास पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, लेकिन आपके यहां यूरोपियन सभ्यता में एक गिलास शराब पीते हैं। क्या वही फॉलो कर लूं? हमारे यहां नैतिकता का पालन होता है, आपके यहां तो अनैतिकता का पालन होता है। बुराई फैलाते हैं आप, ऐशो आराम के चक्कर में बुराई फैलाते हैं। हमारे यहां वो तो बातें नहीं है। इसलिए हमारी सभ्यताएं अच्छी है। यदि आप इसको अनसिविलाइज्ड कहते हैं, इग्नोरेंट कहते हैं, हट्ठी कहते हैं, हाँ हम हट्ठी हैं, जिद्दी हैं। यहीं तक, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।